Assalamualaikum students, welcome to Arif Lankar classes. So today I am going to start a new video series on the reproduction, which is the chapter number 3 of your class 10th biology बेटा एक इंपॉर्टेंट सी बात कि जो मैं इससे पहले वीडियोस फ्रेम शूट करता था वो मैं अपने घर में किया करता था, लेकिन अब जो वीडियोस मैं शूट कर रहा हूँ मैं अपने कोचिंग सेंटर में ही बेटा शूट कर रहा हूँ। तो जिसकी वजह से एक प्रॉब्लम है यहाँ पर कि कुछ शेड्स मतलब आपको यहाँ पर आ रही होगी, क्योंकि स्लाइड को मैं पूरी तरीके से यहाँ पर कंट्रोल नहीं कर पाया। एंड आई होप कि बेटा आप इस चीज़ को बेटा मैनेज कर लोगे बेटा। तो बेटा जो हमारा अब रिप्रोडक्शन का सफर रहेगा, एक तो मैं इसमें बेटा सीबीएसई का भी सिलेबस आपको कंप्लीट कर लूंगा, इसमें जेके बोस का भी सिलेबस कंप्लीट कर लूंगा, और जो प्रीवियस इयर्स एनटीएससी एंड द ओलंपियाड के पेपर्स है ऑन रिप्रोडक्शन, जो रिप्रोडक्शन पर है वो भी बेटा मैं कोशिश कर लूंगा हर एक यहां पर आपको बेटा समझाने की, क्लियर करने की बेटा, बशर्ते कि आपका फुल अटेंशन बेटा मेरी ओर होगा। पेन और कॉपी को आगे रखकर दुनिया के तमाम ख्यालात अभी दिमाग से बाहर निकालकर फुल कंसंट्रेशन बेटा मेरी ओर। एंड प्लीज डू शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल आरिफ लंगर क्लासेस एंड डू शेयर दिस वीडियो मैक्सिमम विद योर फ्रेंड्स बेटा। चलो बेटा चलते हैं हम अपने सफर पर रिप्रोडक्शन के बेटा। अगर हम रिप्रोडक्शन की बेटा बात कर लेंगे, इसको मैं बेटा 3 फेजेस में डिवाइड कर लूंगा और उसके बाद तीनों फेजेस आप तक बेटा बहुत आसानी से पहुंचा दूंगा बेटा, पूरा आराम से समझ लेना बेटा। रिप्रोडक्शन को हम डिवाइड कर लेंगे सबसे पहले लाइफ स्पैन में। किसमें कर लेंगे बेटा? लाइफ स्पैन में। उसके बाद हम इसको डिवाइड कर लेंगे इनटू एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। किसमें डिवाइड कर लेंगे बेटा? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बेटा। और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बाद मैं आपको समझा दूंगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सबसे पहले बेटा आई विल टच द कॉन्सेप्ट अबाउट द लाइफ स्पैन, and then I will make you to understand the definition of the reproduction, and then we will shift to asexual reproduction, and then we will shift to sexual reproduction बेटा। तो स्टार्ट करेंगे बेटा लाइफ स्पैन से, आराम से समझ लेना बेटा मेरी बात। लाइफ स्पैन, आपका सवाल होगा सर लाइफ स्पैन क्या होता है? तो बेटा मेरा सिंपल सा जवाब होगा जो टाइम पीरियड एक ऑर्गेनिज्म का होता है, कहां से कहां तक, बर्थ से लेकर डेथ तक, उसी को हम बेटा नाम देते हैं एज द लाइफ स्पैन। आप बोलोगे सर एक एग्जांपल से समझा दो। मैं बोलूंगा बेटा सपोज फॉर एग्जांपल मेरे दादाजी थे, वो गुजर गए एट द एज ऑफ 75 ईयर्स फॉर एग्जांपल। तो क्या कहलाएगा? कहलाएगा कि मेरे दादाजी की जो लाइफ स्पैन थी वो थी 75 ईयर्स। सिमिलरली किसी ऑर्गेनिज्म की लाइफ स्पैन है 15 ईयर्स, किसी की 80 ईयर्स, किसी की 17 ईयर्स, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। और एक एग्जांपल बताऊंगा, सपोज पैरट की अगर हम बात कर लेंगे, पैरट की लाइफ स्पैन होती है 140 इयर्स। अगर मैं बनियान ट्री की एग्जांपल लूंगा, उसकी जो लाइफ स्पैन होती है वो होती है 140 इयर्स। तो क्या बनेगी फिर डेफिनेशन बेटा अब लाइफ स्पैन की? बेटा इसकी डेफिनेशन बनेगी द टाइम पीरियड फ्रॉम बर्थ अप टू डेथ इज कॉल्ड, उसको हम बता देते हैं बेटा लाइफ स्पैन। उसको हम क्या बता देते हैं बेटा? लाइफ स्पैन। जैसे कि मैंने बेटा आपको बता दिया पैरट की एज होती है 140 इयर्स, यानी उसका लाइफ स्पैन होता है 140 इयर्स का। सिमिलरली बनियान ट्री 200 टू 300 इयर्स की लाइफ स्पैन होती है बेटा। तो ये था एक छोटा सा कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू लाइफ स्पैन बेटा, एंड आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। नाउ लेट्स मूव टू द कॉन्सेप्ट ऑफ रिप्रोडक्शन, जो हमारे चैप्टर का नाम है। अब इसको पहले हम समझने की कोशिश कर लेंगे। देखो बेटा, जब भी मैं आपको कोई चैप्टर पढ़ाता हूं, मैं आपको हमेशा एक बात बता देता हूं कि एक चीज होता है, उसको बोलते हैं टर्मिनोलॉजी होल्ड्स द की इन एवरी सब्जेक्ट। जब इंसान को टर्मिनोलॉजी क्लियर हो जाएगी तो चैप्टर में घुसने का जो सफर होता है वो बहुत ही आसान होता है बेटा। सो लेट्स नाउ मूव अप टू रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन को समझेंगे बेटा, आराम से समझ लेना बेटा मेरी बात। नाउ लेट्स मूव टू डेफिनेशन ऑफ रिप्रोडक्शन। एक एक चीज बेटा मैं आपको क्लियर कर लूंगा बेटा। रिप्रोडक्शन आराम से समझना। पहले बेटा मैं आपको एक एग्जाम्पल से, सिर्फ रिप्रोडक्शन, आप अभी मत समझो कि रिप्रोडक्शन हम ऑर्गेनिजम्स का पढ़ रहे हैं। आपको पहले मैं इस टर्म का मतलब समझाऊंगा, रिप्रोडक्शन है क्या बेटा। इट्स बेसिकली कंपोजर ऑफ द 2 वर्ड्स। अगर आप रिप्रोडक्शन की बात कर लेंगे, ये 2 वर्ड्स से बना हुआ है बेटा। एक है रे, एक क्या है बेटा? रे। और दूसरा क्या है बेटा? दूसरा है प्रोडक्शन। दूसरा क्या है? प्रोडक्शन। सपोज मैं आपको ऐसे समझाऊंगा, मेरे पास फॉर एग्जांपल 1+ का फोन है,
ठीक है। अब वन प्लस की कंपनी ने तो एक वन प्लस का फोन नहीं बनाया हुआ होगा, इन्होंने वन प्लस के बहुत सारे फोन बनाए, जैसे ये वाला फोन है, ऐसे ही दूसरा वाला फोन, ऐसे ही तीसरा वाला फोन, ऐसे ही इसने 50,000 फोन बनाए हुए होंगे। तो मैं क्या बोलूंगा, ये कंपनी प्रोड्यूस कर रही है वन प्लस के फोन, ठीक है। और जब एक किया अब दूसरा भी कर रहा है, यानी इसने क्या किया, प्रोड्यूस किया लेकिन रिप्रोड्यूस किया, यानी पहले तो एक था अब दूसरा किया, अब दूसरा वाला ही किया वन प्लस का भी फोन, वो रिप्रोड्यूस, ऐसे ही तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, सो। तो मैं बोलूंगा फोन्स क्या हो गए, फोन्स रिप्रोड्यूस हो गए। बट ये तो थी फोन की एग्जांपल बेटा। अगर हम अब ऑर्गेनिजम्स की बात कर लेंगे और वहां पर समझेंगे कि बेटा रिप्रोडक्शन होती है क्या, तो क्या मैं समझाऊंगा रिप्रोडक्शन का मतलब, रिप्रोडक्शन बेसिकली होता है कि एक प्रोसीजर, यानी ये एक मेथड होता है। आप बोलोगे सर कौन सा वाला मेथड, जिससे एक ऑर्गेनिज्म जन्म देता है दूसरे ऑर्गेनिज्म को, लेकिन ऑफ द सेम काइंड। I will first of all pen down the definition here and then I will make you to understand the whole concept of the reproduction। उस definition का भी मतलब बेटा मैं आपको समझा दूंगा, अब साथ साथ उतारोगे क्या है reproduction का मतलब। इसकी definition क्या बन जाएगी बेटा, it is a procedure, आप बोल सकते हो बायोलॉजिकल प्रोसेस भी, लेकिन गाइटन जो बोलता है मैं आपको वही बता रहा हूं। तो सिंपल डेफिनेशन की यही बनेगी, इट इज अ प्रोसीजर और अ मेथड by the help of which an organism produces new organism, an organism produces new organism of same kind, of the same kind। आराम से समझना बेटा। बेटा मैंने क्या बोला, ये एक प्रोसीजर है, प्रोसीजर का मतलब क्या है, ये एक मेथड है, कौन सा तरीका है, ऑफ द एक मेथड है, बाय द हेल्प ऑफ विच, बाय द हेल्प ऑफ विच का मतलब जिसकी मदद से एन ऑर्गेनिज्म, जो भी कोई ऑर्गेनिज्म होता है बेटा, चाहे वो प्लांट्स में हम ले ले, चाहे वो एनिमल्स में हम ले ले, इज एन ऑर्गेनिज्म which an organism produces the new organism। और ये ऑर्गेनिज्म क्या करता है, ये एक नए ऑर्गेनिज्म को जन्म देता है, ठीक है बेटा। लेकिन now the $1 million point here is of the same kind। सर इसका क्या मतलब है सेम काइंड, बेटा एक इंसान को ही जन्म देगा, एक कुत्ता कुत्ते को ही जन्म देगा, एक एलिफेंट को ही जन्म देगा, एक डोंकी को ही जन्म देगी, एक बिल्ली को ही जन्म देगी। लेकिन बेटा ये नहीं तो है ना कि एक डोंकी एलिफेंट को जन्म देगा, ये तो नहीं है ना कि एक एलिफेंट रैट को जन्म देगा, ये तो नहीं है ना कि एक रैट अमीबा को जन्म देगा। नहीं बेटा ऐसा नहीं है। इसी का दिस इज द $1 million point, इसी को बोलते हैं ऑफ द सेम काइंड। सो क्या है रिप्रोडक्शन, क्या है अब, सो एक प्रोसीजर है और ये हम बोल सकते हैं कि एक मेथड भी है। कौन सा मेथड है, जिसकी मदद से एक ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करता है न्यू ऑर्गेनिज्म को, नए ऑर्गेनिज्म को ऑफ द सेम काइंड, इसी के जैसा। एक बात यहां पर बेटा समझ लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। अगर हम बेटा डाइजेशन, आपने इससे पहले एक चैप्टर पढ़ा हुआ है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, और इससे पहले आपने पढ़ा हुआ होगा बेटा लाइफ प्रोसेस। हम क्या वहां पर बोलते हैं, लाइफ प्रोसेस क्या होती है, हम बोलते हैं ये एक ऐसी प्रोसेस है जो इंसान को जिंदा रहने के लिए बहुत ही एसेंशियल होती है बेटा। जैसे कि डाइजेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस, अगर नहीं होगी अच्छी तरीके से, अगर नहीं होगी डाइजेशन, इंसान का जिंदा रहना नामुमकिन है। रेस्पिरेशन बहुत ही एसेंशियल लाइफ प्रोसेस, नहीं हुई इंसान का जिंदा रहना मुश्किल है बेटा। एक्सक्रीशन एक इंपॉर्टेंट लाइफ प्रोसेस, नहीं हुई इंसान का जिंदा रहना मुश्किल है। एक्सक्रीशन एक इंपॉर्टेंट लाइफ प्रोसेस, नहीं हुई इंसान का जिंदा रहना मुश्किल है बेटा। न्यूरोलॉजिकल प्रोसेसेस जो आप कंट्रोल कोऑर्डिनेशन में पढ़ते हो, एक इंपॉर्टेंट लाइफ प्रोसेस है, नहीं हुई इंसान का जिंदा रहना मुश्किल है। लेकिन बेटा रिप्रोडक्शन एक इंसान के जिंदा रहने के लिए जरूरी नहीं है बेटा, समझना इस बात को। जो रिप्रोडक्शन की प्रोसेस है ये एक इंसान को जिंदा रहने के लिए जरूरी नहीं है। तो सवाल आपका होगा, सर अगर रिप्रोडक्शन के बगैर क्या एक इंसान जिंदा रह सकता है बेटा? हाँ बेटा जिंदा रह सकता है। तो आपका सवाल होगा बेटा, सर देन व्हाई दिस रिप्रोडक्शन इज नेसेसरी? हाँ बेटा मेरा दूसरा टॉपिक ही इसी पर रहने वाला है कि व्हाई द रिप्रोडक्शन इज नेसेसरी। तो पूरा कंसंट्रेशन कर लेना, और अगर आपको इस चीज का स्क्रीनशॉट भी उठाना है आप बेटा उठा सकते हो। तो हमारा नया टॉपिक क्या बनने वाला है, व्हाई रिप्रोडक्शन इज नेसेसरी बेटा। आराम से समझ लेना बेटा। अब हमारा टॉपिक क्या है,
क्यों रिप्रोडक्शन नेसेसरी है? क्वेश्चन क्या हमारा बनेगा बेटा? व्हाई रिप्रोडक्शन इज नेसेसरी। देखो बेटा, सिंपल से जवाब में आपको बेटा मैं इस चीज को समझाऊंगा। अगर बेटा रिप्रोडक्शन नहीं हो गई, फॉर एग्जाम्पल अगर एक इंसान रिप्रोडक्शन नहीं कर लेगा, तो क्या आपको नहीं लगता है कि लाइफ वहीं पर एक्सटिंक्ट हो गई? एक लाइफ आगे कैसे चल रही है? एक लाइफ इस तरीके से आगे चल रही है कि इंसान जब रिप्रोडक्शन करता है तो वो नई ऑर्गेनिज्म को जन्म देता है। जब रिप्रोडक्शन ही नहीं हो गई तो स्पीशीज ही तो खत्म हो जाएगी बेटा। स्पीशीज ही, अगर एक कुत्ता रिप्रोडक्शन नहीं कर लेगा तो कुत्ते की स्पीशीज ही खत्म हो जाएगी। एक मंकी रिप्रोडक्शन नहीं कर लेगा, मंकी की स्पीशीज ही खत्म हो गई। सिमिलरली एक इंसान रिप्रोडक्शन नहीं कर लेगा तो उसकी तो स्पीशीज ही खत्म हो गई बेटा। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज रिप्रोडक्शन का क्या है कि ये जिंदा रहने के लिए तो जरूरी नहीं है, बट इट एंश्योर्स द कंटिन्यूटी ऑफ द स्पीशीज। इससे जो स्पीशीज है वो आगे बढ़ती है बेटा। तो मैं क्या लिखूंगा? सबसे पहला पॉइंट, एंश्योर करती है, एंश्योर्स द कंटिन्यूटी, एंश्योर्स द कंटिन्यूटी ऑफ स्पीशीज, यानी हमारी स्पीशीज बेटा रिप्रोडक्शन की मदद से, CIES, हमारी जो स्पीशीज है बेटा वो रिप्रोडक्शन की मदद से आगे बढ़ती है बेटा। अच्छा, दूसरा इंपॉर्टेंट चीज सर इतना ही है कि मतलब रिप्रोडक्शन की मदद से मतलब स्पीशीज आगे बढ़ती है? एक और इंपॉर्टेंट चीज है, रिप्रोडक्शन की मदद से, एंड दैट टू मेनली ऑफ द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्योंकि एसेक्सुअल में मैं आपको बोलूंगा जो ऑफस्प्रिंग्स होती है, जो डॉटर सेल्स होते हैं, वो आइडेंटिकल भी होते हैं, सिमिलर भी होते हैं टू द पेरेंट्स। क्योंकि जैसा उनका पेरेंट होता है बराबर वैसे ही बेटा ऑफस्प्रिंग भी होती है, जिनको मैं आपको वहां पर एक नया कॉन्सेप्ट एक समझाऊंगा, क्लोनिंग का भी कॉन्सेप्ट बेटा मैं वहां पर आपको समझा दूंगा। लेकिन इन द केस ऑफ द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सम वेरिएशंस आर ऑब्जर्व्ड। वो क्या है सर वेरिएशंस? बेटा वो भी मैं समझा दूंगा बेटा। वेरिएशंस और ऑब्जर्व्ड। अच्छा सर, इतना तो समझ में आ गया पहले पॉइंट से कि रिप्रोडक्शन इसलिए जरूरी है कि ये एंश्योर करती है कंटिन्यूटी ऑफ द स्पीशीज। सर आ गया हमारे दिमाग में समझ के, हाँ हमारी रेस जो है लाइफ की वो आगे बढ़ रही है रिप्रोडक्शन की मदद से ही। ठीक है बेटा। सर इसका क्या मतलब है? अब वेरिएशंस आर ऑब्जर्व्ड, हाँ सर वेरिएशंस ऑब्जर्व होगी सर, वो कैसे फायदेमंद चीज है? समझो बेटा, पहले हम देखेंगे वेरिएशंस क्या होता है। वेरिएशंस का मतलब होता है, इस चीज को मैं ऐसे समझा दूंगा, वी ह्यूमंस वी आर सिमिलर टू अवर पेरेंट्स, बट मैं ये नहीं कहूंगा कि वी आर आइडेंटिकल टू अवर पेरेंट्स। सर सिमिलर का क्या मतलब होता है? मेरे पापा को भी दो बाजू हैं, मुझको भी दो बाजू हैं। मेरे पापा को दो टांगे हैं, मुझको भी दो टांगे हैं। मेरे पापा को दो आंखें हैं, मुझको भी दो आंखें हैं। ठीक है बेटा, तो इसको बोलते हैं सिमिलैरिटी, इसको बोलते हैं सिमिलैरिटी। दूसरा हो गया आइडेंटिकल, यानी क्या जैसे मेरा पापा है क्या बराबर में वैसा ही हूं? नहीं हूं बेटा, मैं बराबर वैसा नहीं हूं। तो सर आप बता दीजिए, अब इस वेरिएशन से क्या इतना फायदा मिल गया? बेटा वेरिएशन इज टू बी कंसिडर्ड एज द रॉ मटेरियल फॉर द एवोल्यूशन। बेटा बात क्या मैंने बता दी, मैं समझाऊंगा अभी इस बात को। इट इज द रॉ मटेरियल, इट इज द रॉ मटेरियल फॉर एवोल्यूशन। सर क्या इस चीज का मतलब है इट इज अ रॉ मटेरियल फॉर द एवोल्यूशन? हाँ बेटा मैं आपको समझा दूंगा क्या है। देखो बेटा आराम से समझ लेना बेटा इस बात को। अगर हम ह्यूमन्स की ही बात कर लेंगे, हम एज पर द थ्योरी ऑफ द एवोल्यूशन, क्योंकि यहां पर मैं साइंस की बात कर रहा हूं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द इस्लाम हियर, आई एम टॉकिंग अबाउट द साइंस हियर। अगर हम अपनी ह्यूमन्स की ही बात कर लेंगे, अपने आप की ही बात कर लेंगे, अकॉर्डिंग टू द थ्योरी ऑफ द एवोल्यूशन वी आर कंसिडर्ड कि हमारा ओरिजिन जो है वो हुआ है फ्रॉम द एप्स। किन से हुआ है बेटा? एप्स से। सर कौन से वाले एप्स थे वो? पहले हमारा ओरिजिन कंसिडर किया जाता है जो सबसे पहले वाले एप्स हमारा ओरिजिन जिनसे हुआ है, हम बोलते हैं उनका नाम है ड्रायोपिथेकस। उनको हम बोलते हैं बेटा ड्रायोपिथेकस, जहां से हमारा ओरिजिन हुआ है बेटा। फिर क्या हुआ? जो ही ड्रायोपिथेकस ने इंटरमेटिंग की, जो ही इन्होंने इंटरमेटिंग की, उसके बाद क्या हुआ?
करते थे वो तो जन्म देते थे ड्रायोपिथिकस को ही, लेकिन आफ्टर सम मिलियंस ऑफ द इयर्स, आफ्टर द मिलियंस ऑफ द इयर्स कुछ वेरिएशंस आया करती थी। जैसे कि मैंने आपको बोला वेरिएशंस क्या है, सिमिलर बराबर हम अपने पेरेंट्स के जैसे नहीं है, ऐसे ही वेरिएशंस 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 आती गई आती गई आती गई, और यही वेरिएशंस एक्यूमुलेट हो गई, यही वेरिएशन जमा हो गई। ये मैं आपको समझाऊंगा, ये कॉन्सेप्ट जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन में भी, ये वेरिएशंस एक्यूमुलेट हो गई, ये वेरिएशन जमा हो गई, और ड्रायोपिथिकस से एक नई स्पीशीज आगे निकल गई। एंड व्हाट इज दैट स्पीशीज, उनको हम बता देते हैं एज रामापिथेकस, उनको बोलते हैं बेटा रामापिथेकस। सिमिलरली बेटा रामापिथेकस ने क्या किया, इन्होंने भी इंटरमेटिंग इंटरमेटिंग की, और मिलियंस ऑफ ईयर्स के बाद जब इनमें भी वेरिएशंस आएगी, जाहिर सी बात है वही वेरिएशंस एक्यूमुलेट हो गई और एक नई स्पीशीज इवॉल्व हो गई। इसको मैच कर लो इसके साथ, रॉ मटेरियल फॉर द एवोल्यूशन, यानी एवोल्यूशन मतलब एक न्यू स्पीशीज एवोल्यूट हो गई, एक नई स्पीशीज आ गई। और कौन सी वाली नई स्पीशीज आ गई कुछ मिलियंस ऑफ ईयर्स के बाद, उनको बोलते हैं ऑस्ट्रेलोपिथेकस, उनको बोलते हैं बेटा ऑस्ट्रेलोपिथेकस। सिमिलरली ऑस्ट्रेलोपिथेकस ने भी ऐसे इंटरमेटिंग की कुछ ईयर्स के बाद और एक स्पीशीज आ गई, दैट इज टू बी कॉल्ड होमो हैबिलिस, उनको हम बोलते हैं होमो हैबिलिस। सिमिलरली होमो हैबिलिस ने इंटरमेटिंग की एक नई स्पीशीज आ गई, उनको हम बेटा बोलते हैं होमो इरेक्टस, होमो इरेक्टस। ऐसे ही होमो इरेक्टस ने इंटरमीटिंग की कुछ मिलियंस ऑफ ईयर्स के बाद एक नई स्पीशीज इवॉल्व हो गई, उनको हम बेटा बोलते हैं एज होमो सैपियंस नियंदर, इनको हम बोलते हैं होमो सैपियंस नियंदर। और इसी होमो इरेक्टस से बेसिकली दो स्पीशीज इवॉल्व हो गई, एक होमो सैपियंस नियंदर और हमको क्या बोलते हैं, होमो सैपियंस फोसाइलिस, हमको बोलते हैं बेटा, मैं यहां पर लिखूंगा जगह कम है, हमको बोलते हैं होमो सैपियन फोसाइलिस, वी आर कॉल्ड एज होमो सैपियन फोसाइलिस। तो ये है बेटा एक सारा फ्लो चार्ट, हम कैसे, हमारा एवोल्यूशन कैसे हुआ है। लेकिन बेटा ये एवोल्यूशन हुआ कैसे, बेटा ये एवोल्यूशन हुआ है जब वेरिएशंस ऑब्जर्व हो गए। एंड इनफैक्ट द थ्योरी ऑफ द एवोल्यूशन सेज कि जब एक इंसान, हम इस टाइम की हम ह्यूमंस, हम करते जाएंगे इंटरमीटिंग वेरिएशंस आती जाएगी और हम एक नई स्पीशीज में इवॉल्व हो सकते हैं। हाँ बेटा दिस इज ट्रू, एज पर अगर हम एवोल्यूशन की बात कर लेंगे, एज पर द थ्योरी ऑफ द एवोल्यूशन हम एक नई स्पीशीज आगे जाकर बन सकती है, तो यही एवोल्यूशन बोलती है। तो इसके लिए वेरिएशंस बहुत ऑब्जर्व हम करते हैं बेटा, और वेरिएशन क्या बनता है, इट इज अ रॉ मटेरियल फॉर द एवोल्यूशन। एवोल्यूशन के लिए रॉ मटेरियल वेरिएशन से आता है, तो वेरिएशंस बनाता है। तो बेटा क्या ये न्यू स्पीशीज इवॉल्व होती अगर रिप्रोडक्शन नहीं होती, नहीं बेटा नहीं होती बेटा। तो आई होप कि ये चीज भी आपको समझ में आया हुआ होगा बेटा। और रिपीट करूंगा, हम थे कहां पर, पहले मैंने समझाया बेटा लाइफ स्पैन क्या होता है, उसके बाद बेटा मैंने समझाया कि रिप्रोडक्शन क्या होता है बेटा, उसके बाद मैंने समझाया कि रिप्रोडक्शन क्या, जो ये वर्ड है ये किन दो वर्ड से मिला हुआ है बेटा, फिर मैंने उसके बाद रिप्रोडक्शन की एक डेफिनेशन लिख ली बेटा, फिर बेटा मैंने समझाया कि रिप्रोडक्शन बेटा नेसेसरी क्यों है बेटा उसमें मैंने आपको ये बात बताई हुई है कि क्या दो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है जिससे हमको ये इससे महसूस होता है कि रिप्रोडक्शन कितनी एसेंशियल है। और बेटा उसी से मैं आपको बताया कि जो हम इंसानों का एवोल्यूशन है वो कैसे हुआ है, यानी हम होमो सैपियंस फोसाइलिस का एवोल्यूशन कहां से हुआ है, हम कहां से बेटा आए हुए हैं। आई होप कि यहां तक आपको फुल समझ में आया हुआ होगा। यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस आल्सो सो दैट वी विल नाउ शिफ्ट टू आवर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक व्हिच विल कम इन आवर बोर्ड एग्जामिनेशंस आल्सो बेटा। शाबाश, आई होप कि बेटा आपने इस चीज का स्क्रीनशॉट उठाया हुआ होगा। नाउ लेट्स मूव टू नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। समझो बेटा, आराम से समझना टॉपिक क्या है। टॉपिक है बेटा यहां पर भी वही डस्टर जो मैं उस वक्त यूज करता था। ये एक ऐसा डस्टर है जो मैंने पहले दिन यूज किया हुआ है और वही तब से अभी तक ये यूज कर रहा हूं। आराम से समझना बेटा। ओके, अब हमारा नया टॉपिक रहने वाला है बेटा
कि आर वी द एग्जैक्ट कॉपीज ऑफ आवर पेरेंट्स? मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मैं अमीबा की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं पैरामीशियम की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं प्लानेरिया की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं स्पाइरोगैरा की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं स्टारफिश की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं यूग्लिना की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं लिशमानिया की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं अपनी बात कर रहा हूँ। हम ह्यूमंस की आर वी द एग्जैक्ट कॉपीज ऑफ आवर पेरेंट्स? देखते हैं बेटा, आर वी द एग्जैक्ट कॉपीज ऑफ आवर पेरेंट्स? क्या हम एग्जैक्ट कॉपीज है अपने पेरेंट्स के? बेटा इससे पहले ही मैंने आपको ये बात समझाई हुई थी, अब मैं इसकी एक लॉजिकल एक्सप्लेनेशन यहां पर देनी है सिर्फ बस। मैंने आपको क्या बोला? वी आर सिमिलर टू आवर पेरेंट्स, हम अपने पेरेंट्स से सिमिलर है, बट वी आर नॉट आइडेंटिकल टू आवर पेरेंट्स, लेकिन हम आइडेंटिकल नहीं है। बट ऐसा क्या रीजन है? सबसे पहले इस चीज का आंसर है कि आर वी एग्जैक्ट कॉपीज ऑफ आवर पेरेंट्स? इसका आंसर बनेगा नो, वी आर नॉट द एग्जैक्ट कॉपीज ऑफ आवर पेरेंट्स। अब सवाल आपका दिमाग में आ जाएगा, सर वाई, क्यों? हाँ बेटा, मैं हूं यहां पर समझाने के लिए। बेटा जो एक ऑफस्प्रिंग है, एक बच्चा होता है, वो कहां से आता है बेटा? एक पेरेंट्स से आता है, जब पेरेंट्स मेल और फीमेल आपस में इंटरमेटिंग करते हैं, है बेटा यही। तो पेरेंट जो होता है, पेरेंट से क्या आता है बेटा? ऑफस्प्रिंग आता है। और ये भी बेटा आपको पता होगी, मेल या फीमेल के हर एक सेल में बेटा 46 क्रोमोसोम्स होते हैं जो 23 पेयर्स में होते हैं, जो 22 पेयर्स होते हैं जो आपकी बाकी चीजों को कंट्रोल करते हैं बेटा, डिसऑर्डर भी कॉल्ड एज ऑटोसोम्स। और एक पेयर ऑफ द सेक्स क्रोमोसोम होता है बेटा, ये मेल्स में भी होता है ऐसे ही, और ये फीमेल्स में भी होता है ऐसे। आराम से बेटा बात को समझ लेना। पेरेंट से क्या आता है बेटा? ऑफस्प्रिंग। चलो अब हम इस पेरेंट के सेल्स की बात कर लेंगे। देखो बेटा, अगर मैं पेरेंट की सेल की बात कर लूंगा तो सेल के अंदर क्या होता है बेटा? न्यूक्लियस होता है। होते तो बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन यहां पर जो मुझे जिसके साथ मैं यहां पर एसोसिएटेड हूं, मुझे वही चीज यहां पर समझाना है। सेल में क्या होता है बेटा? न्यूक्लियस होता है। बेटा न्यूक्लियस में क्या होता है? क्रोमोसोम्स होते हैं, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स। और बेटा जो हमारे पास एक क्रोमोसोम्स होते हैं, इनमें क्या होता है बेटा? इनमें डीएनए होता है। और बेटा जो डीएनए के जो स्मॉल फ्रेगमेंट्स होते हैं, उनको क्या बोलते हैं? उनको बोलते हैं बेटा जीन्स। आराम से समझना। सर सेल के अंदर न्यूक्लियस के अंदर क्या है? क्रोमोसोम्स। तो ये ऐसे मान लो, ये एक सेल है और ये मान लो न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स होते हैं ऐसे, और आपको पता है कि क्रोमोसोम्स हमेशा पेयर्स में रहते हैं। अगर 46 क्रोमोसोम्स है तो ये 23 पेयर्स में होते हैं, फिर तो ये पेयर्स है। और इस क्रोमोसोम्स में हम देखते हैं डीएनए होता है। डीएनए क्या होता है? ऐसे, अगर एक क्रोमोसोम है, इट्स अ डबल हेलिकल स्ट्रक्चर, यानी ऐसे 2 रिबन्स होते हैं। आप नहीं बोला करना, जैसे मैं बोलता हूं ना क्रोमोसोम इज अ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, आप नहीं बोला करना डीएनए को इज अ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, बोलना डीएनए में 2 स्ट्रैंड्स होते हैं ऐसे। डीएनए में 2 स्ट्रैंड्स होते हैं, और सिंपल लैंग्वेज में 2 रिबन जैसे होती है। क्या होती है? 2 रिबन्स, जो आपस में कैसे मतलब जो आपस में कैसे अटैच्ड होती है? थ्रू द नाइट्रोजन बेसिस। वो भी बेटा मैं यहां पर क्लियर कर लूंगा। चलो उसी के पर पहले बात करते हैं। सबसे पहले डीएनए की फुल फॉर्म। डीएनए क्या है? डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। व्हाट इज डीएनए? मैं यहां पर लिखूंगा डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। अब एनटीएससी में सवाल क्या आ गया था? एनटीएससी में सवाल आ गया था डीएनए ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज ऑल्सो कॉल्ड एज। देखो बेटा, जो डीएनए होता है ना, मैं इस सवाल का जवाब अभी दूंगा बेटा। एनटीएससी में सवाल आया हुआ था बेटा, डीएनए का सबसे बड़ा काम होता है इंफॉर्मेशन को स्टोर रख लेना। क्या होता है बेटा इसका काम? टू स्टोर द इंफॉर्मेशन। यानी जो मैं हूं फॉर एग्जाम्पल, तो जो मेरे पापा थे, मेरे पापा के क्रोमोसोम्स मुझ में आ गए हुए हैं, तो उन क्रोमोसोम्स के अंदर डीएनए है। डीएनए ही बेसिकली डीएनए ही तक है कि मतलब मेरी जो बॉडी फीचर्स है ऊपर से लेकर नीचे तक, मुझे कैसा क्या रहना है, वो सारा डिसाइड कौन करता है? वो बेटा आपका डीएनए डिसाइड करता है कि सारी इंफॉर्मेशन इसी डीएनए में होती है। तो स्टोर इज द इंफॉर्मेशन, ये इंफॉर्मेशन को बेटा स्टोर करती है। अब आराम से समझना बेटा मेरी बात।
मैंने बोला पहले डीएनए इट इज डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड। दूसरी बात मैंने बोला ये स्टोर करता है बेटा इंफॉर्मेशन को। क्या करता है? स्टोर इंफॉर्मेशन को। और तीसरी बात मैंने क्या बोली? इट इज अ डबल हेलिकल स्ट्रक्चर, यानी 2 रिबन्स होती है। क्या होती है? 2 रिबन्स। आराम से समझना, ये जो ये 2 रिबन्स होती है ये आपस में बॉन्ड्स की वजह से बेटा अटैच्ड होती है। वरना अगर ये बॉन्ड्स नहीं होते, अगर ये बॉन्ड्स नहीं होते तो हो जाता क्या, ये रिबन्स गिर जाते नीचे, यानी इनको फिर ऐसे हो जाता। बट अब मैं आपको समझाने के लिए समझा रहा हूं, समझाने के लिए आपको बता रहा हूं बेटा। ऐसे मान लो कि बॉन्ड्स है अंदर, ऐसे मान लो कि बेटा बॉन्ड्स है अंदर, किसमें? डीएनए के इन 2 रिबन्स में। ये मैं समझाने के लिए कोशिश कर रहा हूं आपको। और ये असली में ऐसे है कि ये ऐसे फोल्डेड होते हैं, हाँ, 2 स्ट्रैंड्स होते हैं बेटा डीएनए के। अब जो हम अंदर ये बॉन्ड्स देखते हैं बेटा, ये बॉन्ड्स क्या होती है? ये होती है नाइट्रोजन बेसिस। क्या होते हैं बेटा? ये होते हैं नाइट्रोजन बेसिस। आप बोलोगे वहां से सर क्या बेसिस, क्या नाइट्रोजन बेस और क्या होते हैं? समझो बेटा, 4 टाइप्स ऑफ द जीन्स होते हैं बेटा जो यहां पर बॉन्ड्स बनाते हैं। क्या बनाते हैं? बॉन्ड्स, यानी 4 टाइप्स ऑफ द कंपोनेंट्स होते हैं यहां पर। कौन कौन सा होता है बेटा? एक को बोलते हैं बेटा एडेनिन, और इसको आप कैसे याद रख लोगे? ATGC, ATGC से। एक होता है एडेनिन, उसके बाद क्या आएगा टी का मतलब है यहां पर थाइमीन, थाइमीन। उसके बाद क्या आ गया? जी का मतलब है गॉनिन, जी का मतलब है गॉनिन। फिर क्या आया? सी का मतलब है साइटोसिन। इट्स नॉट CINE, इट्स SINE। जैसे कि मैथमेटिक्स में हम एक फंक्शन देखते हैं साइन फंक्शन, कॉस फंक्शन, तो साइन SINE ये वही वाला कंपोनेंट है यहां पर। अब ये वो मैथ का कंपोनेंट नहीं है। आई मीन कि मतलब कैसे प्रोनाउंस करना है इसको? साइटोसिन, साइटोसिन। देखो बेटा उसूल देखो क्या है यहां पर, क्या बॉन्ड कौन किसके साथ बनाता है? एडेनिन हमेशा बॉन्ड बनाता है थाइमीन के साथ। इट इज THYMINE। एडेनिन जो होता है ये हमेशा बॉन्ड बनाता है सिर्फ और सिर्फ थाइमीन के साथ। और बेटा गॉनिन जो होता है ये हमेशा बॉन्ड बनाता है साइटोसिन के साथ। ठीक है बेटा, ये हमेशा बॉन्ड बनाएगा साइटोसिन के साथ। और ये हमेशा क्या होते हैं? ये मतलब ऐसे होगा, फॉर एग्जाम्पल ATG हमेशा, लेकिन 3 ही लेटर्स होते हैं। कोड बनाता है, जो जेनेटिक कोड एक होता है वो सिर्फ ये 3 अल्फाबेट्स बनाते हैं, ATG। अब जरूरी नहीं है कहीं पर ATG होगा, कहीं पर हो सकता है फॉर एग्जाम्पल ATC, कहीं पर ऐसे ही हो सकता है GCT, कहीं पर ऐसे ही हो सकता है GTC, ऐसे ही सो ऑन। सिमिलरली यहां से भी सेम पैटर्न ऐसे ही फॉलो होगा और अल्टीमेटली ये आपस में बॉन्ड्स बनाएंगे। और बॉन्ड किस किस के दरमियान बनेगा? मैंने आपको हमेशा बोला एडेनिन बॉन्ड बनाएगा थाइमीन के साथ और गॉनिन हमेशा बॉन्ड बनाएगा साइटोसिन के साथ। बेटा इस चीज को दिमाग में फीड करके रख लो बेटा, इसको सेरेब्रम में फुल पेस्ट करके रख लो इस बात को। तो ठीक है, मान लिया हमने 3 लेटर्स का एक जेनेटिक कोड होता है और वो अल्टीमेटली कोई प्रोटीन बनाता है। लेकिन बेटा प्रोटीन, याद समझो बेटा इस बात को, लेवल 1 बता रहा हूं बेटा, डीएनए से डायरेक्टली प्रोटीन नहीं बनता है। हम बोलते हैं ना कि डीएनए एक बॉडी फीचर्स बनाता है, हाँ बनाता है, लेकिन खुद नहीं बनाता है। खुद सिर्फ ये एक इंफॉर्मेशन स्टोर करता है और इस इंफॉर्मेशन को ये पहले पास ऑन करता है टू mRNA। यानी पहले आई होप कि आपने ये सारा उतारा होगा। इफ यू वांट टू टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ इट, आप इसका स्क्रीनशॉट उठा सकते हो। आई होप कि बेटा आपने इस चीज का स्क्रीनशॉट उठाया हुआ होगा। अब समझो बेटा मेरी बात, यहां पर मैं क्या बोल रहा हूं, आराम से समझना बेटा इस बात को। और पहले रिपीट करूंगा हम काम पर थे। सवाल है हमारा, आर वी द एग्जैक्ट कॉपीज ऑफ आवर पेरेंट्स? मैंने बोला नो। आपका सवाल होगा व्हाई? मैंने क्या बोला? मैंने बोला जो एक पेरेंट होता है, इसकी जो सेल होती है, उस सेल में क्या होता है? न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स होते हैं, क्रोमोसोम्स के अंदर डीएनए होता है और डीएनए के स्मॉल फ्रेगमेंट्स जीन कहलाते हैं। फिर मैंने आपको बोला ये डीएनए क्या होता है? मैंने आपको बोला डीएनए होता है डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड। यही स्टोर करता है हर एक इंफॉर्मेशन कि हमारा लुक कैसा है, हमारा हेयर कैसा रहने वाला है, हमारी बॉडी कैसी रहने वाली है, हम कैसे ऊपर से लेकर नीचे तक रहने वाले हैं। ये बॉडी के हर एक बॉडी का डिजाइन, बॉडी के फीचर्स, ये सारा इंफॉर्मेशन स्टोर रहती है आपके डीएनए में।
फिर बेटा मैंने आपको बोला कि जो ये डीएनए होता है इज अ डबल हेलिकल स्ट्रक्चर। हम नहीं बोलेंगे इज अ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, इज अ ये 2 स्ट्रैंड्स होते हैं, वो हेलिकल होते हैं, ऐसे डबल हेलिकल स्ट्रक्चर्स। और मैंने आपको बोला ये 2 रिबन्स अब कैसे रहते हैं, 2 रिबन्स कैसे हेलिकल फॉर्म में रहते हैं, ये क्यों नहीं सीधे रहते हैं ऐसे। मैंने बोला ये इसलिए, ये मैंने सिर्फ समझाने के लिए यहां पर बोला। हेलिकल ये रहते हैं ड्यू टू द नाइट्रोजन बेसिस आपस में बॉन्ड्स बना रखते हैं और उसी से ये रहता है हेलिकल फॉर्म में। कौन सी नाइट्रोजन बेसिस, एक हो गया एडेनिन, थाइनिन, गुआनिन, साइटोसिन। और मैंने क्या बोला, एडेनिन हमेशा बॉन्ड बनाता है थाइमीन के साथ और गुआनिन हमेशा बॉन्ड बनाता है साइटोसिन के साथ। बेटा आराम से चलो आप बेटा आगे। अब जो भी बेटा मेरा बॉडी का डिजाइन होगा, जो भी एक इंडिविजुअल ऑफस्प्रिंग का बॉडी का डिजाइन होगा, वो कौन बेटा संभालेगा, वो संभालेगा डीएनए। खुद ही संभालता है? नहीं बेटा, ये सिर्फ इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है। देखो क्या, डीएनए स्टोर्स द इंफॉर्मेशन। कैसे इंफॉर्मेशन को स्टोर, अब क्या करता है डीएनए, अब डीएनए इस इंफॉर्मेशन को आगे देता है एमआरएनए को। अब आपका सवाल होगा सर एमआरएनए क्या होता है? एमआरएनए होता है राइबोन्यूक्लिक एसिड। क्या होता है बेटा? वो होता है राइबोज, ये होता है राइबोन्यूक्लिक एसिड। इट इज राइबोन्यूक्लिक एसिड। असली में एमआरएनए की 3 टाइप्स होते हैं, उतना आपको बेटा यहां पर नहीं पढ़ना है, फिर भी आपको बताऊंगा। वन इज टू बी कॉल्ड एज एमआरएनए, जो कुछ ही % फुल आरएनए का होता है, और दूसरा होता है, एक होता है एमआरएनए कॉल्ड मैसेंजर आरएनए, दूसरा होता है बेटा आरआरएनए राइबोसोमल आरएनए, और तीसरा होता है टीआरएनए। ठीक है बेटा, एमआरएनए, आरआरएनए, टीआरएनए। तो दिस इज द एमआरएनए मैसेंजर, दिस इज कॉल्ड मैसेंजर आरएनए। तो डीएनए क्या करता है, ये अपनी इंफॉर्मेशन देता है एमआरएनए को। किसको देता है? एमआरएनए को। और सर एमआरएनए क्या करता है? एमआरएनए उसके बाद वो वाला प्रोटीन सिंथेसिस करता है, यानी वो वाला प्रोटीन बना लेता है और अल्टीमेटली जिससे बेटा फिर हम बन जाते हैं। आया बेटा समझ? कोई डाउट तो नहीं रहा, कोई कंफ्यूजन तो नहीं रहा। तो अल्टीमेटली एक ऑफस्प्रिंग की बॉडी की फीचर्स सब किसके पास है? सब कुछ ये सारा है बेटा डीएनए के पास, और डीएनए यही पास करता है एमआरएनए को, एमआरएनए सिंथेसाइज करता है बेटा प्रोटीन को। अब समझो बेटा यहां पर बात, रिप्रोडक्शन के टाइम। अब जो ही एक पैरेंट जब इंटरमेटिंग करता है, तो ये फॉर एग्जांपल हम लेंगे मेल क्या करता है, अपने स्पर्म्स, अब इसको अपने स्पर्म्स किसमें इसको इंड्यूस करने हैं? फीमेल में करने हैं। लेकिन वो जो स्पर्म होती है ना बेटा, वहां पर स्पर्म में अब सेल होंगे, कोई कितने स्पर्म में अब सेल होती है, उस सेल के अंदर क्या होता है? डीएनए होता है ना, डीएनए। लेकिन बेटा हो जाता क्या है कि डीएनए हो जाता है कॉपी पहले, यानी डीएनए कॉपिंग हो जाती है इस प्रोसेस में। सबसे पहले डीएनए कॉपिंग, यानी डीएनए कॉपिंग का मतलब क्या है? सेल हो जाती है डिवाइड इनटू द 2 सेल्स। क्योंकि अगर एक सेल में डीएनए ही नहीं है तो सेल किस काम की है? कुछ भी काम नहीं है, सारा कंट्रोल डीएनए ही करता है। सेल क्या करती है? जो फॉर एग्जांपल आप मान लो पेरेंट की सेल होती है, इसमें डीएनए होता है, ये क्या सेल करती है? सेल पहले ये सेल करेगी बेटा डिवाइड, यानी एक डीएनए तो अपने फादर के पास ही रहने वाला है, एक वो डीएनए, और दूसरा डीएनए कहां पर कॉपी हो जाएगा? ये हो जाएगा बेटा ऑफस्प्रिंग में। सो आई कैन से सेल यहां पर डिवाइड हो रही है, यानी एक सेल ऐसे इसका अपना न्यूक्लियस, एक सेल ये ऐसे इसका अपना न्यूक्लियस। एंड यू ऑलरेडी नो, जहां पर न्यूक्लियस डिवाइड होता है उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? दैट इज कॉल्ड बेटा कैरियोकाइनेसिस। उसको बोलते हैं कैरियोकाइनेसिस। न्यूक्लियस का ब्रेकडाउन होना, स्प्लिट हो जाना 2 हिस्सों में। तो कॉपी हो रहा है, हम नहीं बोलेंगे ब्रेकडाउन हो गया, हम बोलेंगे ये सेल कॉपी हो रही है। और इसी प्रोसेस को, जो न्यूक्लियस का कॉपी होना कहलाता है कैरियोकाइनेसिस, इस पूरे प्रोसेस को कहते हैं डीएनए रेप्लिकेशन। इसी को बोलते हैं डीएनए रेप्लिकेशन। दिस इज कॉल्ड डीएनए रेप्लिकेशन। लेकिन बेटा अब सारा खजाना यहीं पर है। हमारा सवाल क्या था? आर वी द एग्जैक्ट कॉपीज ऑफ आवर पेरेंट्स? नो, क्यों नहीं है? इस डीएनए कॉपिंग के वक्त कुछ एरर्स हो जाते हैं। कभी भी डीएनए कॉपिंग जो होती है ना, ये एक्यूरेट नहीं होती है, इसमें कुछ एरर्स आ ही जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल क्या एरर आते हैं? अगर फॉर एग्जाम्पल एटीजी प्रोटीन है, अगर एटीजी जी नहीं, अब ये अल्टीमेटली कोई प्रोटीन बना रहे हैं, जब ना ये पहले आरएनए को देंगे इंफॉर्मेशन, बनाया कोई प्रोटीन,
हो जाता क्या, एरर क्या आ जाता है, ATG नहीं है, AGT बन गया कोड, AGT नहीं अब बन गया TGA, ऐसे ही बन गया GAC। यानी उससे क्या हो जाएगा, एक कोड एक प्रोटीन को करेगा सिंथेसाइज। जब कोड ही चेंज हो गया, प्रोटीन क्या हो गया, चेंज, प्रोटीन चेंज हो गया, ने कुछ अलग ही फीचर आ रहा है। फीचर अब है तो हम बराबर, ये नहीं है कि 3 4 5 बाजू आ जाएंगे, बस वेरिएशन से थोड़ा दिखने में हम अलग लगते हैं बेटा, दिखने में सिर्फ अलग लगते हैं। ये क्या होता है, जब डीएनए रेप्लिकेशन हो जाती है, जिसको हम डीएनए कॉपिंग बोलते हैं, उस वक्त कुछ एरर्स आ जाते हैं। अच्छा सर, ये एरर्स क्यों आ जाते हैं, या तो ये एनवायरमेंटल यानी अल्ट्रावायलेट रेस से भी ये हो सकती है एरर्स, या कुछ म्यूटेशंस हमारी बॉडी में होते हैं, वो भी कुछ म्यूटेशंस लाते हैं इस कॉपिंग के वक्त, उनकी वजह से भी ये एरर्स आ जाते हैं बेटा। ठीक है बेटा, तो एरर्स आने की वजह से क्या हो जाता है, डीएनए कॉपिंग कभी वो ये आइडेंटिकल बराबर इसके जैसे नहीं होगी, थोड़ी सी बेटा एरर यहां पर आया हुआ होगा। और अल्टीमेटली क्या हो जाता है फिर लास्ट में, जो ही लास्ट में मेल का डीएनए फीमेल का डीएनए ये इन द मतलब डायरेक्ट आएगा डीएनए, अब आएगा इन द फॉर्म ऑफ क्रोमोसोम्स, तो एक स्पर्म सेल एक ओवम सेल अल्टीमेटली सक्सेसफुल हो जाती है ना इंटरमेटिंग में, तो वहां पर अल्टीमेटली क्या बन जाता है, उस प्रोसेस को बोलते हैं फर्टिलाइजेशन, बन जाता है जाइगोट। क्या बन जाता है बेटा, उसके बाद बन जाता है जाइगोट। जो ही बेटा जाइगोट बन गया, जाइगोट क्या होती है, वहां पर एक सेल होती है, इसमें अपना न्यूक्लियस होता है और डीएनए होता है न्यूक्लियस में, है कि नहीं। तो ये फिर मतलब अब इसको पहले सेल से बनाना है टिश्यू, टिश्यू से बनाना है ऑर्गन, ऑर्गन से बनाना है ऑर्गन सिस्टम। तो अब ये सेल कर लेगी डिवाइड दो में, विथ अपना न्यूक्लियस विथ अपना डीएनए। इस वक्त भी डीएनए हो गया कॉपी, लेकिन जो ये डीएनए कॉपी हो रहा है ना, इस वक्त भी कुछ एरर्स आ जाते हैं कि डीएनए कॉपिंग इज नेवर परफेक्ट। तो अब ये सेल करेगी दो में डिवाइड, ये सेल करेगी दो में डिवाइड, वो सेल करेगी दो में डिवाइड, ये सेल करेगी दो में डिवाइड, ये सेल करेगी दो में डिवाइड, ये सेल करेगी दो में डिवाइड, ऐसे ऐसे डिवाइड करते 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 सेल से टिश्यू बनेगा, टिश्यू से ऑर्गन बनेगा, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बनेगा, तो एक नया इंडिविजुअल बन जाएगा जो वॉर्म में रहता है फिर 9 मंथ्स के लिए। तो बेटा ये सारा कॉन्सेप्ट मैंने आपको बेटा बता दिया कि आर वी द एग्जैक्ट कॉपीज ऑफ आवर पेरेंट्स, नो वी आर नॉट द एग्जैक्ट कॉपीज ऑफ आवर पेरेंट्स। सिंपल आंसर क्या है, डीएनए कॉपिंग के वक्त कुछ एरर्स आ जाते हैं, कुछ एरर्स आ जाते हैं। ठीक है बेटा, सो पहला कॉन्सेप्ट हमारा क्या था, लाइफ स्पैन, देन रिप्रोडक्शन, देन हम किस टॉपिक पर घुस गए, उसके बाद हमने बोला कि वेरिएशंस क्या होती है, हमने बोला कैसे हमारा एवोल्यूशन हो गया है, और फिर मैंने आपको समझा दिया कि आर वी द एग्जैक्ट कॉपीज ऑफ आवर पेरेंट्स, उसका सारा निचोड़ मैंने बेटा आपको बता दिया बेटा यहाँ पर। और अब जब हमारा नया लेक्चर रहेगा, दैट विल बी प्योरली ऑन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आई होप कि बेटा आपको यहाँ तक समझ में आया हुआ होगा। कोई भी डाउट या कन्फ्यूजन वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकती हो, या कॉल करके भी बता सकती हो। एंड यू नो दैट हमारे फॉर्म्स अभी निकल रहे हैं, तो वो ऑफिस में अवेलेबल है, तो हमारे क्लासेस इंशाल्लाह 1 दिसंबर से शुरू हो जाएंगे। सो बेटा डू शेयर दिस इंफॉर्मेशन, मैक्सिमम। अस्सलाम वालेकुम।